जहांगीर इलाके से गिरफ्तार 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दोनों संदिग्ध आतंकी पंजाब और दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए नौशाद और जगजीत से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस की माने तो नौशाद और जगजीत के संपर्क ISI हैंडलर से थे और दोनों को वहीं से ऑपरेट किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि नौशाद और जगजीत का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। नौशाद की जेल में कुछ आतंकियों से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उन्हें वेपन कहां से मिले, इसकी जांच लगातार जारी है। अगले कुछ टाइम में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये राइट विंग लीडर्स को आइडेंटिफाई और असैसिनेट करने के लिए कमिटेड थे। दिल्ली पुलिस के ACP प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि दोनों राइट विंग लीडर को मारना चाहते थे। दोनों ने 15 दिसंबर को अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए एक शख्स की हत्या की और उसका वीडियो बनाकर ISI हैंडलर को भेजा था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने भलसवा डेरी इलाके से लाश भी बरामद कर ली, जो कि 8 से 9 टुकड़ों में बटी हुई थी। पुलिस की माने तो दोनों की पंजाब में एक बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग थी, साथ ही दिल्ली में भी हमला करना चाहते थे। आपको बता दें कि गुरुवार को भलसवा इलाके के एक घर में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था और घर से 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल और 22 कारतूस बरामद किए थे। और चलिए सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो नेपाल में यति एयरलाइंस का विमान हादसे का मामला है। विमान में सवार थे यूपी के गाजीपुर के 5 युवक और हादसे से पहले युवकों ने फेसबुक लाइव किया था। हादसे में विमान में सवार सभी 68 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 13 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे सभी युवक। गाजीपुर के अनिल राजभर, विशाल शर्मा विमान में सवार थे। अभिषेक कुशवाहा, सोनू जायसवाल और संजय जायसवाल भी विमान में सवार थे और गाजीपुर के अलावलपुर सिपा और धरवा गांव के रहने वाले ये युवक बताए जा रहे हैं। तो नेपाल का ये एयरलाइंस विमान हादसा, जिसमें भारत के भी 5 लोग शामिल थे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई यात्री इसमें सवार थे। विमान में उत्तर प्रदेश गाजीपुर के 5 युवक सवार थे, जिसमें अभिषेक कुशवाहा, सोनू जायसवाल और संजय जायसवाल भी थे। गाजीपुर के अलावपुर सिपा और धरना गांव के रहने वाले ये युवक बताए जा रहे हैं। तो विमान में ये यूपी के जो युवक थे ये सवार थे और आपको बता दें कि 68 यात्री जो इस विमान में सवार थे सभी की मौत हो गई है। आज सुबह जो ये विमान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और चलिए अनिल फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, और क्या जानकारी है इस पूरी खबर पर? जी बता दें कि ये जो 5 युवक है, 5 आपस में दोस्त थे और जो हमारी प्रथम दृष्टिया जो जानकारी हुई, यहाँ के गांव के लोगों से बात हुई है, उन लोग ये बता रहे हैं कि ये लोग 13 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे। देवी मंदिरों में, वहाँ के मंदिरों में दर्शन करने गए थे और ये लोग आज सुबह जो है इस प्लेन से जो है जा रहे थे और उसी दौरान जो है इसमें से सोनू जायसवाल, जो कि वीडियो में पीली टी-शर्ट पहने हुए जो व्यक्ति है उसका नाम सोनू जायसवाल है, वो फेसबुक लाइव कर रहा था और उसी दौरान जो है ये प्लेन हादसे का मामला हुआ, जो उस फेसबुक लाइव में उस वीडियो में पूरी घटनाक्रम कैद हुआ है। जी अनिल, क्या जानकारी और मिल रही है? क्या इनके शवों को बरामद कर लिया गया है? देखिए, अभी जैसी जो हम लोग को जानकारी आ रही है कि इनके गांव वालों को अभी ये नहीं पता है कि इन लोग के ये घायल हैं या मृत हैं, क्योंकि अभी तक जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन के तरफ के द्वारा उनको अभी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी जो हमारी बात उनके गांव वालों से हुई है तो गांव वालों का ये कहना है कि अभी उनके परिवार वालों को भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसी भी सूचना आएगी उनको परिवार वालों को सुबह इसकी जानकारी दी जाएगी। चलिए अनिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज बसपा प्रमुख मायावती का 67वां जन्मदिन था। इस खास दिन पर उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए विपक्षी एकता को बड़ा झटका दिया है। मायावती ने अपने जन्मदिन के दिन आने वाले चुनाव को लेकर गठबंधन की अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है और आगामी राज्यों के अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। विधानसभा के लिए अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर पार्टी ऑफिस में मीडिया को संबोधित किया था। यहाँ उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर डाली। ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। दरअसल इसी साल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही मायावती ने एकला चलो की रणनीति साफ कर दी है। मायावती की दलील है कि बसपा को गठबंधन से नुकसान होता है, पार्टी का वोट दूसरे दलों को शिफ्ट हो जाता है।
तो जन्मदिन के मौके पर मायावती के तल्ख तेवर भी दिखे और उन्होंने भाजपा सपा से लेकर कांग्रेस पर एक के बाद एक सियासी हमलों की बौछार कर दी। मायावती ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर विरोधियों पर हमला बोला। भाजपा, कांग्रेस और सपा को आरक्षण विरोधी बताया। बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलकर इनके आरक्षण के हक को मारने का भी ये घोर अनुचित कार्य कर रही है। मायावती ने न सिर्फ विरोधी पार्टियों की जातिवादी मानसिकता पर सवाल उठाए, बल्कि यूपी की भाजपा सरकार पर भी तीखे तंज कसे। बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। वह हवाई घोषणाएं करने, नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है। मायावती के हमले यहीं खत्म नहीं हुए। उपेक्षित वर्ग से वोट की अपील करते हुए उन्होंने विरोधियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। सभी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को आगे बढ़ने से व सत्ता में आने से भी रोका है। तो वही मायावती के सख्त तेवर ने सियासी तपिश भी बढ़ा दी है। मायावती के बयान पर विरोधियों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। मायावती के चुभने वाले हमलों पर भाजपा और सपा ने भी ताबड़तोड़ पलटवार किए हैं और बारी बारी से मायावती के हर हमले का जवाब दिया है। भाजपा ने बसपा प्रमुख के ईवीएम वाले बयान पर आड़े हाथ लेते हुए भतीजे के बहाने तंज कसा है। मैं समझता हूँ कि ये अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत चरितार्थ हो रही कि आप जनता के बीच में जाते नहीं। पूरे अगर 5 साल में देखिए तो शायद एक जिले में भी दौरा नहीं होगा। दरअसल मायावती ने ईवीएम और आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर विरोधियों पर हमला बोला था। भाजपा के अलावा सपा ने भी मायावती पर सियासी तीर छोड़े हैं। बीएसपी तो 2019 में खत्म हो गई थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने काशीराम जी का जो आंदोलन था उसको जिंदा रखने के लिए हमने उन्हें जिंदा कर दिया। जहाँ वजूद नहीं है वहाँ किसको फायदा पहुँचाने के लिए वो चुनाव लड़ती है, ये पूरा देश समझ चुका है। जाहिर है मायावती ने जिस तरह विरोधियों की घेराबंदी की उसने सियासी सुगबुगाहट बढ़ा दी है। वहीं मायावती के एकला चलो वाले ऐलान से भी सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है और अब सियासी घमासान जल्दी से खत्म होता नहीं दिख रहा है। इधर उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। तो वहीं मामले में अब सियासत भी खूब हो रही है। देहरादून में लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। पीसीएस प्री का एग्जाम दे चुके अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग है कि आगामी परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग तुरंत स्थगित करे और जिन परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आ रही है उनकी जांच अच्छे से करे। हमारे चयन आयोगों में अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी बैठे हुए वो निहायती करप्ट हो चुके हैं। हमारा आक्रोश उन लोगों के खिलाफ है। दूसरी ओर लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड में सामने आ रहे भर्ती घोटाले में राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की मंशा भ्रष्टाचार को खत्म करना हो तो क्या ऐसे लोग 1 मिनट के लिए भी राज्य की कैबिनेट में किसी पद पर सुशोभित हो सकते हैं? विपक्ष भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाकर सरकार पर हमलावर है। तो वहीं पूर्व सीएम और पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत सरकार को नसीहत देते नजर आए। तीरथ सिंह रावत ने राज्य सरकार से इस तरह के मामले में ठोस कदम उठाने की अपील की है। तो ध्यान देना पड़ेगा शासन को और पूरी तरह हरकत में आना पड़ेगा। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। जोशीमठ के मलारी इन और माउंट व्यू के ध्वस्तीकरण का काम जारी है, लेकिन संकट के बादल अब पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस भी जर्जर हालत में है और ये कभी भी जमींदोज हो सकता है। ऐसे में यहाँ से कर्मचारियों को हटा दिया गया है। यहाँ पर काम करते थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। माउंट व्यू और जो मलारी इन होटल है जो उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद में इस गेस्ट हाउस को भी तोड़ा जाएगा। दूसरी ओर जोशीमठ में जमीन की धारण क्षमता को नापने के लिए नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद की ओर से काम शुरू किया गया है। जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद की ये टीम है और उनके द्वारा जो जमीन की जो धारण क्षमता है उसको मापी जा रही है। वही पीएमओ के उपसचिव मंगेश घड़ियाल ने जोशीमठ में जेपी कंपनी का निरीक्षण किया और मलारी इन होटल में चल रहे ध्वस्तीकरण के काम का जायजा लिया। जोशीमठ में एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। टावर नंबर 1, 2 और 3 पर हल्की दरारें थी जो आए दिन बढ़ती जा रही है। वहीं प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा ने भी जोशीमठ पहुंचकर रोपवे और शंकराचार्य मठ में आ रही दरारों का जायजा लिया है। तो मैं क्रैक्स को एक पैटर्न देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं कोई पैटर्न तो इमर्ज नहीं हो रहा।
इधर जोशीमठ के प्रभावितों की मदद के लिए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने 2 ट्रकों से राहत सामग्री को रवाना किया। विपक्ष को मामले में सियासत नहीं करने की नसीहत दी, तो वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने पहाड़ों पर बिल्डिंगों के निर्माण पर चिंता जाहिर की है। ये कवायद जोशीमठ के प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए अंजाम दी गई है। केंद्र रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 2 ट्रकों से राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्र मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। विदेशों से भी मदद के लिए कॉल आ रही है, लेकिन कांग्रेस को इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश से भी बहुत ज्यादा टेलीफोन आ रहे हैं और कई लोग विदेश से भी एक आध टेलीफोन हमारे पास आए हैं कि कुछ सहयोग करना चाहते हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रभावितों को राज्य सरकार की ओर से दी जा रही मदद पर संतोष जताया है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बिल्डिंगों के निर्माण पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभावितों को मुआवजे के लिए केंद्र से सहयोग की बात की जाएगी। तत्काल में कैम्प में और किस तरह वो अपना दिनचर्या पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, तो उस और दिया है। होटल भी अपने रिजर्व किए हैं, तो अन्य स्थान भी संस्थान भी वहाँ लोग रह रहे हैं। इधर भाजपा और सपा के बीच सोशल मीडिया वार अब थम चुका है और जिन 2 दिग्गजों को लेकर प्रदेश भर में हंगामा हुआ वो व्यक्तिगत तौर पर तो बैकफुट पर है, लेकिन सियासी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा को लेकर भाजपा और सपा के बीच लंबी जंग चली। सपा की सोशल मीडिया टीम के हेड रहे मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी ने सियासी पारा चढ़ा दिया था। बाद में भाजपा की ऋचा राजपूत पर भी सवाल उठे, लेकिन अब लंबी सियासी जंग के बाद दोनों दिग्गजों के बीच नरमी है। उस बहन ने जो भी कहा, जो भी लिखा, उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग उससे लिखवा रहे थे अभद्र भाषा, ये जांच का विषय है। और कुछ दिन पहले तक सीधे ऋचा राजपूत को टारगेट करने वाले सपा नेता बेशक उन्हें बहन कह रहे हैं, लेकिन भाजपा पर हमले बरकरार हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने झूठ फैलाया, दूसरे दलों को बदनाम किया, नेताओं को, परिवार को और महापुरुषों को सबको घेरना इनकी आदत है। वहीं दूसरी तरफ औरैया में अपने गांव पहुंची ऋचा राजपूत ने भी इस विवाद पर अपनी बात कही और डिंपल यादव को लेकर की गई टिप्पणी पर बड़ी बात कह दी। डिंपल जी समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी मजबूत नेता है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरा कोई भी किसी से राजनीतिक लड़ाई नहीं हुई है। अभी भी मेरे लिए डिंपल जी का और अदिति जी का, खासकर अदिति जी का, वो बेटी है मुझसे बहुत। इधर मकर संक्रांति के मौके पर ब्रह्म मुहूर्त में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और खिचड़ी का दान किया। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और खिचड़ी चढ़ाई। साथ ही सीएम ने देश और प्रदेश की जनता को मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बाबा गोरखनाथ की जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। गोरखनाथ मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और पीएसी के जवान तैनात थे, लेकिन इस बार सुरक्षा के मद्देनजर एटीएस की भी तैनाती की गई। हम कहेंगे कैमरामैन से इधर की साइड से आके और ये दिखाएं जो श्रद्धालु हैं जो रात से लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, वो श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई देंगे और अंदर की तरफ की तस्वीर यहाँ पर आपको यहाँ से देख लीजिए। साथ ही साथ मंदिर के मेन गेट से गर्भगृह तक श्रद्धालुओं को जाने के लिए बैरिकेडिंग कर 5 रास्ते बनाए गए। तो देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और गाजीपुर में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य करते नजर आए। मकर संक्रांति के मौके पर काशी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु मोक्षदायिनी गंगा में स्नान ध्यान करते दिखाई दिए, तो साथ ही साथ तिल, गुड़ और चावल का दान करके पुण्य की कामना की। स्नान के लिए काशी के गंगा घाटों पर हुजूम उमड़ा हुआ है। आप देखिए चारों तरफ आपको भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही होगी। प्रयागराज में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी संगम के वीआईपी घाट पर गंगा स्नान किया और प्रदेश की उन्नति की कामना की। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता को लेकर भी विशेष आराधना की। संगम, त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके देश और प्रदेश की मंगल की कामना की है।
चित्रकूट में भी मकर संक्रांति के मौके पर मंदाकिनी नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और खिचड़ी का दान किया। वहीं गाजीपुर में भी मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ ही दान पुण्य किया। आपको बता दें कि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसके चलते मकर संक्रांति के पर्व को मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।